अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम फॉरेन करेंसी रिस्क को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फॉरेन करेंसी रिस्क जो है वो कोई भी ऐसा रिस्क होता है जो फॉरेन करेंसी की डीलिंग्स की वजह से अराइज हो। यानी कि या तो आपने किसी को फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, या किसी से फॉरेन करेंसी की अमाउंट रिसीव करनी है, या आपकी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और उस फॉरेन करेंसी की मूवमेंट की वजह से जो रिस्क अराइज होता है उसको हम फॉरेन करेंसी रिस्क कहते हैं। मिसाल ले लें, लेट से आपने किसी से $1 रिसीव करना है। आज $1 जो है वो PKR 280 का है, लेकिन लेट से आपने ये पैसे रिसीव करने हैं आज से 3 महीने बाद। और इस बात का रिस्क है, लगता है लोग बात कर रहे हैं कि $1 जो है वो 3 महीने बाद 100 PKR का हो जाएगा। तो आपको एक रिस्क है कि 3 महीने बाद जब मुझे पैसे मिलेंगे, आज ही मिल जाते तो 280 मिलते, 3 महीने बाद मिलेंगे तो $100 मिलेंगे। तो इस तरह के रिस्क को हम फॉरेन करेंसी रिस्क कहते हैं। अब इस फॉरेन करेंसी रिस्क की भी क्लासिफिकेशंस हैं। 3 अलग अलग टाइप्स हैं आप कह लें। और इस वीडियो में उन 3 टाइप्स को एक्चुअली हमें डिस्कस करना है। तो हम देखते हैं कि वो 3 टाइप्स क्या हैं। फॉरेन करेंसी रिस्क जो है उसके बारे में लिखा हुआ है, फॉरेन करेंसी रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। दीज आर ट्रांसलेशन रिस्क। सबसे जो पहला फॉरेन करेंसी से रेलेवेंट रिस्क है वो ट्रांसलेशन रिस्क है। यानी कि एक करेंसी से दूसरे करेंसी में जब हम एसेट्स को ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है वो। मिसाल के तौर पे लेट से मेरा किसी बाहर के मुल्क में एक एसेट है और उसकी वैल्यू $100 है, और आज जो है ना वो $1 लेट्स एज्यूम के $100 का है। तो मैं लोगों को ये कहूंगा कि भाई मेरे पास मुल्क से बाहर $100 के एसेट हैं जिसकी यहाँ की वैल्यू या पाकिस्तानी वैल्यू या PKR वैल्यू ₹10,000 है। अब लेट से कुछ हालात ऐसे बने कि कुछ टाइम बाद $1 1 रुपए का हो गया। तो मेरा वो जो $100 वाला एसेट था, अब वो लोकल करेंसी में सिर्फ और सिर्फ 100 PKR पाकिस्तानी रुपीस की हैसियत रखता है। यानी कि जब मैं लोगों को बोलता था कि मेरे पास फॉरेन करेंसी में $10,000 के एसेट्स हैं, आज मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बाहर की कंट्री में $100 के एसेट्स हैं। अब देखिए, ये कोई रियलाइज्ड गेन नहीं है या रियलाइज्ड लॉस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई लॉस हकीकतन हो रहा है। बस ये एक ट्रांसलेशन की वजह से जो नजर आता हुआ रिस्क है वो है। इसका मतलब ये है कि किसी ने आपसे 9,900 रुपये लिए नहीं है, या आपको 9,900 रुपये का लॉस नहीं हुआ। पहले भी आपके एसेट्स बाहर के मुल्कों में $100 के थे, आज भी $100 के ही हैं। बस करेंसी के एक्सचेंज रेट की मूवमेंट की वजह से वो लोकल करेंसी में थोड़े से अनफेवरेबल पेजेस पर नजर आ रहे हैं, बुक्स में नजर आ रहे हैं। किसी को ये पे नहीं करना पड़ता ये लॉस। अच्छा देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क फॉर कंपनीज विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। जिन कंपनीज की फॉरेन सब्सिडरीज होती हैं, जब वो अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, तो वो फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करती हैं। और जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, एक कंपनी के बहुत सारे एसेट्स बाहर हो सकते हैं जिस पर यही चीज़ अप्लाई हो सकती है, और उसकी वजह से उसके एसेट्स की वैल्यू एक साल कुछ और दूसरे साल कुछ और नजर आ सकती है। हो सकता है कि शुरू में कुछ ज़्यादा हो और फिर बाद में कुछ कम हो। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स कैन क्रिएट गेन्स और लॉसेस ऑन ट्रांसलेशन विच इफेक्ट द रिपोर्टेड रिजल्ट्स ऑफ द ग्रुप। देखिए ये बात याद रखिएगा कि इसकी वजह से जो रिपोर्टेड रिजल्ट्स है ना ग्रुप के, वो अनफेवरेबल नजर आ सकते हैं। बहरहाल ये लॉस किसी को पे नहीं करना होता, ये पैसे पे नहीं कर रहा मैं किसी को। एग्जाम्पल क्या है। यूके बेस्ड कंपनी, एक यूके बेस्ड कंपनी है, हैज नेट एसेट्स वर्थ $10 मिलियन इन यूएस। एक यूके बेस्ड कंपनी है। अगर वो यूके बेस्ड कंपनी है तो यूएसए के डॉलर्स उसकी लोकल करेंसी नहीं है, लेकिन उसके कुछ एसेट्स हैं जो कि यूएस में हैं, और उनकी जो वैल्यू है ना वो $10 मिलियन है। लेट्स से दैट द एक्सचेंज रेट वाज £1 इज इक्वल्स टू $2। एज्यूम कर लो कि अभी जो एक्सचेंज रेट था वो ये था कि 1 पाउंड जो है वो $2 के बराबर था। इसका मतलब ये हो गया कि इसके ये जो एसेट्स है ना, इसकी रिफ्लेक्शन इन द लोकल करेंसी, क्योंकि ये यूके बेस्ड कंपनी के हिसाब से हम एग्जांपल देख रहे हैं,
तो ये कंपनी ये कहती होगी कि भाई मेरे जो है ना वो बाहर के मुल्कों में 5 मिलियन पाउंड्स के एसेट मौजूद हैं। 5 मिलियन पाउंड के एसेट्स मौजूद हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे लिखा हुआ है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर बट पाउंड वन इज इक्वल्स टू $4 एट द एंड ऑफ द ईयर। हुआ कुछ ऐसा कि ये तो साल के शुरू की पोजीशन थी। तो साल के शुरू में कंपनी कहती थी कि हमारी फॉरेन या मुल्क से बाहर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी 5 मिलियन पाउंड की वैल्यू है। हमारे 5 मिलियन पाउंड यूएस में इन्वेस्ट हुए हुए हैं। देखें आप इस कंपनी के हिसाब से सोचें, क्योंकि ये लोकल कंपनी है, तो ये क्या कहती थी, ये कहती थी कि भाई हमारी 5 मिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है। हुआ कुछ ऐसा कि साल के आखिर में ये रेट चेंज हो गया और ये रेट हो गया पाउंड वन इज इक्वल्स टू $4। यानी कि अब ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, लेकिन जो मेरी $10 मिलियन की यूएसए में इन्वेस्टमेंट है अब उसकी लोकल करेंसी में वर्थ कितनी हो गई है। 10 को आप 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक पाउंड $4 के बराबर है। तो 10 मिलियन पाउंड्स को अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कोई $2.5 मिलियन बनेंगे। सॉरी, $2.5 मिलियन बनेंगे, डॉलर्स नहीं। क्या लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर द इन्वेस्टमेंट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल डिक्रीज फ्रॉम 5 टू 2.5 मिलियन ड्यू टू एक्सचेंज रेट चेंजेस। एक्सचेंज रेट के इधर से इधर चेंज होने की वजह से कंपनी जब अपना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएगी और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स दिखाएगी, तो पहले जो इन्वेस्टमेंट वो 5 मिलियन पर दिखाती थी, 5 मिलियन पाउंड पर, अब वही इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फेस पर $2.5 मिलियन की रिफ्लेक्ट हो रही होगी। हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को 2.5 मिलियन दिए, बस सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज रेट मूव होने की वजह से जो मेरे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर कुछ मूवमेंट इस तरह की अनफेवरेबल नजर आ रही है। सो ये पहली टाइप का रिस्क होता है और इसको हम ट्रांसलेशन रिस्क कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका इकोनॉमिक रिस्क। अब ये क्या है? इट इज द रिस्क दैट एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स माइट रिड्यूस द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ कंपनी। इकोनॉमिक रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है कि एक्सचेंज रेट की मूवमेंट की वजह से आप ये बोलो कि एक स्पेसिफिक कंपनी जो है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो गई है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? अ यूएस बेस्ड कंपनी बाइज मटेरियल्स फ्रॉम यूके प्राइस्ड इन यूरोस। देखें, एक यूएस बेस्ड कंपनी है, इसकी लोकल करेंसी होगी डॉलर्स। ये क्या करती है? ये एक यूके बेस्ड कंपनी से रॉ मटेरियल परचेज करती है। ठीक है। A US-based company buys materials from UK priced in euros। अच्छा, इसकी जो प्राइस होती है वो यूरो में कोट होती हुई है। ठीक है ना, यूरोज में कोट हुई हुई होती है प्राइस। अब अगर प्राइस यूरोज में कोट हुई हुई है, यानी कि ये यूएस बेस्ड कंपनी रॉ मटेरियल खरीद तो रही है, लेकिन जब खरीदती है तो यूरोज में खरीदती है, यानी कि पेमेंट यूरोज में होती है। ठीक है जी। फिर लिखा हुआ है कि एंड सेल्स इट टू पाकिस्तान आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। और फिर ये यूएस बेस्ड कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में लोगों को बेचती है, जहां पर से इसको पीकेआर में पैसे मिलते होंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स यूएस डॉलर डेप्रिशिएट्स अगेंस्ट यूरोस। वो बोलता है कि कुछ सालों में क्या हुआ कि यूएस डॉलर जो है ना वो डेप्रिशिएट हुआ अगेंस्ट यूरोस। अच्छा सर, इसका क्या मतलब हुआ, जरा समझाएं। देखिए, मान लीजिए कि लेट से अभी के वक्त जो है ना वो एक यूएस डॉलर जो है वो लेट से 1 US डॉलर इज इक्वल्स टू यूरो, हम कह लेते हैं 4। ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं ऐसे ही कि एक यूएस डॉलर में 4 यूरोज आते हैं। ठीक है जी। या यूं कह लें कि एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए 4 यूरो चाहिए होता है, या एक यूएस डॉलर दिया जाए तो 4 यूरोज मिल जाते हैं। अब यूएस डॉलर के डेप्रिशिएट होने का क्या मतलब है? डेप्रिशिएट होने का मतलब यह है कि इसकी वैल्यू का गिर जाना।
इसकी कदर का गिर जाना। अभी जो यूरोज लेकर आता था, वो $1 खरीदने जाता था तो एक्सचेंज डीलर बोलता था 4 यूरोज दें, $1 ले जाए। अब अगर डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी तो डॉलर सस्ते में मिल रहा होगा। यानी कि अब ऐसा हो जाएगा कि मिसाल के तौर पर $1 जो है ना, वो लेट्स एज्यूम 2 यूरोज का हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये यूएस बेस्ड कंपनी करती क्या थी? ये यूएस बेस्ड कंपनी यूके से रॉ मटेरियल परचेज करती थी। मान लें कि इसने जो है ना, वो 12 यूरोज के रॉ मटेरियल परचेज किया। 12 यूरो का रॉ मटेरियल परचेज करा। रॉ मटेरियल आया, अब यूरोज में पेमेंट करनी है और 12 यूरोज की पेमेंट करनी है। लेट्स एज्यूम कि ये वाला एक्सचेंज रेट अप्लाई हो रहा था, यानी कि अभी यूएस डॉलर डेप्रिशिएट नहीं हुआ, तो $1 में 4 यूरोज आ जाते हैं। तो अगर मुझे 12 यूरोज में पेमेंट करनी है, 12 यूरोज की पेमेंट करनी है, तो मैं कितने डॉलर्स स्पेंड करूंगा? $3। $3 दूंगा एक्सचेंज डीलर को, 12 यूरो आ जाएंगे, यूरोज खरीद कर पेमेंट कर दूंगा। लेकिन लेट्स एज्यूम कि अब सिचुएशन यहां पर पहुंच गई, तो होगा क्या कि अब मुझे अगर लेट से 12 यूरोज की किसी को पेमेंट करनी है, तो 12 यूरोज की पेमेंट करने के लिए अब मुझे $6 चाहिए होंगे। अब मुझे $6 चाहिए होंगे क्योंकि $1 में अब 2 यूरोज आ रहे होंगे। तो हुआ ये कि जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है, जब करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है, जब करेंसी की कदर या करेंसी की वैल्यू गिर जाए। देखिए ना, पहले $1 4 यूरोज का था, अब $1 2 यूरोज में मिल जाता है, तो डॉलर्स की वैल्यू गिर गई। तो जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है ना, तो जो इंपोर्ट्स होती है ना, वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं। और आपके सामने कि पहले $12 का रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ $3 पे करने होते थे, 12 यूरोज का रॉ मटेरियल खरीदने के लिए अब मुझे 6 करने पड़ रहे हैं। तो ये एक एंगल हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है? दिस विल मीन दैट द कंपनीज इनकम विल, अच्छा एक और चीज थी, ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स यूएस डॉलर डेप्रिशिएट्स अगेंस्ट यूरोस। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया। पहले जो रॉ मटेरियल मुझे $3 में मिल जाता था, अब वही रॉ मटेरियल मुझे $6 में मिल रहा है। बट स्ट्रेंथन्स अगेंस्ट पाक रुपीज। एक और बात वो कहता है, अच्छा मुझे, मैं यूएस बेस्ड कंपनी हूं ना, तो मैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता था और मैं एक्सपोर्ट क्या करता था? मैं उससे फिनिश गुड्स बनाकर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था। अब वो बोलता है बट स्ट्रेंथन्स अगेंस्ट पाक रुपीज। अच्छा, लेट से मैं फिनिश गुड्स जो बेचता था ना, और हम उसकी एजम्पशन यूँ ले लेते हैं कि लेट से PKR 300 के फिनिश गुड्स में बेचता था। अब मैं तो यूएसए में बैठा हुआ हूँ। अगर मैं यूएसए में बैठा हुआ हूँ और मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और वो एक्सपोर्ट जो है वो पीकेआर में हो रही है, तो पीकेआर मेरे पास आएंगे, मैं डीलर को बोलूंगा भाई पीकेआर रखो, मुझे $US दो, क्योंकि मुझे तो लोकली सबको पेमेंट वेमेंट करनी है या अपने इस्तेमाल के लिए भी डॉलर चाहिए, पीकेआर तो नहीं चाहिए। लेट्स एज्यूम कि इनिशियली $1 जो है ना, वो PKR 100 के बराबर था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यूएस बेस्ड कंपनी अगर 300 PKR की सेल्स करती थी, तो इसको रिसीव क्या होता था? $3 मिल जाते थे, क्योंकि $1 जो है वो 100 PKR का। अब अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो जाए, डॉलर मजबूत हो जाए, डॉलर के मजबूत होने का मतलब ये है कि पहले अगर 100 PKR में $1 आ जाता था, अब 150 PKR में, 150 PKR में $1 आ रहा है, डॉलर महंगा हो गया। तो क्या होगा? यही कंपनी अगर 300 PKR का एक्सपोर्ट करेगी, तो उसको अब $3 नहीं मिलेंगे, बल्कि अब उसको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ $2। क्यों $2 मिलेंगे? $1 150 का, $2 300 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी कंट्री की करेंसी स्ट्रेंथन होती है, मजबूत हो जाती है, यानी कि महंगी हो जाती है, करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो जब कोई एक्सपोर्ट कर रहा होता है और एक्सपोर्ट में वो फॉरेन बिलिंग कर रहा होता है, फॉरेन करेंसी में बिल बन रहा हो, फॉरेन करेंसी में बिल बनने का क्या मतलब है? जिसको मैं पाकिस्तान में चीजें बेच रहा था, उसने बोला मैं 300 PKR दूंगा, डॉलर में तुम कन्वर्ट करना, वो हम नहीं जानते। ठीक है।
तो अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह से भी आपकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है, इसलिए क्योंकि जहां पर पहले आपको 300 रुपए की पीकेआर की सेल्स पर $3 मिल रहे थे, अब 300 पीकेआर की सेल्स पर सिर्फ और सिर्फ $2 मिल रहा है। तो हुआ ये कि एक जगह पर रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो जा रहा है, और दूसरी जगह पर जो मुझे प्रोसीड्स आ रही हैं सेल्स से, वो रिड्यूस हो रही हैं। इस तरह की अगर सिचुएशन आहिस्ता 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 क्रिएट हो रही हो, तो आप कहते हैं कि भाई ये एक इकोनॉमिक रिस्क है। इकोनॉमिक रिस्क का मतलब ये है कि अगर इस तरह की अनफेवरेबल फॉरेन करेंसी की मूवमेंट्स होंगी कि जिससे आपका रॉ मटेरियल जो है वो महंगा हो जाएगा, और जब आप एक्सपोर्ट्स करेंगे तो जो आपको लोकल करेंसी मिलेगी वो कम मिल रही होगी, तो आप मुश्किलात में आ जाएंगे। यानी कि आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ऐसा मुल्क लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो यही लिखा हुआ था, इट इज द रिस्क that exchange rate movements might reduce international competitiveness of a company. आगे यही चीज वर्ड्स में है, this will mean that the company's income will decline in US dollars value but its value of material increases, resulting in a drop in the value of the company's net cash flows and hence the value of the company. यही पूरी बात मैंने यहाँ पर समझा दी कि डॉलर की जो मूवमेंट है उसको अगर हम लिंक करें यूरो से और पीकेआर से, तो आप कि सेल्स के अगेंस्ट जो आपको डॉलर्स मिल रहे हैं वो कम हो रहे हैं, और जो आपको पे करने पड़े हैं रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए वो इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा जी, फिर क्या आता है भाई? ट्रांजैक्शन रिस्क आता है। इट इज द रिस्क अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट इन द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट। The quantity of foreign currency that will be reduced, received, or paid at a time in the future will be less or more than originally expected. अच्छा, आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जो इकोनॉमिक रिस्क है ना, वो लॉन्ग टर्म है, और जो ट्रांजैक्शन रिस्क है ना, वो शॉर्ट टर्म है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब ये है कि इकोनॉमिक रिस्क लॉन्ग टर्म एक्सप्लेन करता है कि यार लंबे अरसे तक ऐसे ऐसे चेंजेस होते रहे, इस तरह से करेंसी मूव होती रही, डिक्रीज इंक्रीज होती रही, तो मेरी कंपनी काम नहीं कर पाएगी। और ट्रांजैक्शन रिस्क शॉर्ट टर्म का मतलब ये कि वो एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की बात करता है। देखिए यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की ही बात करी। हमने बोला यार एक ट्रांजैक्शन ये है, अगर डॉलर डेप्रिशिएट हो जाए तो कंपनी को ज्यादा पे करना पड़ेगा रॉ मटेरियल के लिए, एक ट्रांजैक्शन। और फिर एक ट्रांजैक्शन ये है कि जिसमें कंपनी जो है वो बाहर पाकिस्तानी कंपनीज को चीजें बेचती हैं, और अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो जाए तो उसको जो डॉलर रिसीव होंगे वो कम होंगे। दो ट्रांजैक्शन इनफैक्ट हमने बात करी। इसी तरह होता जाए होता जाए होता जाए, हर बार होता जाए, एक बार तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हर बार होता जाए तो आप कहोगे कि वो इकोनॉमिक रिस्क है। यानी कि लॉन्ग टर्म में आपकी जो करेंसी की मूवमेंट्स हैं वो ऐसी अनफेवरेबल हो गई हैं कि आपको मसले मसाइल आ रहे हैं। ट्रांजैक्शन रिस्क जो है ना वो भी यही चीज है, लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक सिंगल ट्रांजैक्शन पर लॉस को कैलकुलेट कर लें जैसे हमने ऊपर किया भी, तो उसको हम ट्रांजैक्शन रिस्क कहते हैं। यही ट्रांजैक्शन रिस्क वो रिस्क है जिसको हम हेज करते हैं। हेजिंग टेक्निक्स जो हम पढ़ेंगे ना, इसी को हम हेज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज द रिस्क अराइजिंग, ठीक है ये तो हमने पढ़ लिया। एग्जांपल लिख लेते हैं, कंपनी इन यूके परचेज गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर इन यूएस। यूके बेस्ड कंपनी है, ठीक है, इसने जो है वो यूएस बेस्ड कंपनी से डॉलर्स में गुड्स परचेज करे। परचेज डेट 1 जनवरी, पेमेंट डेट 1 फेब। परचेज कब करे? 1 जनवरी को परचेज करे। पेमेंट कब करनी है? 1 फेब को पेमेंट करनी है। वैल्यू $300,000। $300,000 की यहाँ पर परचेज हो गई। $300,000 की यहाँ पर परचेज हो गई। एक्सचेंज रेट ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को एक्सचेंज रेट था कि एक पाउंड जो है ना वो $3 के बराबर है। तो इसका मतलब अगर मुझे $300,000 की पेमेंट करनी है, और वो पेमेंट अगर 1 जनवरी को ही कर दी जाए, तो मुझे पे करना पड़ते 100,000 पाउंड। ठीक है, अगर मैं पेमेंट 1 जनवरी को ही कर देता तो मुझे 1 लाख पाउंड पे करने पड़ते। 1 लाख पाउंड $3 लाख के बराबर होते, पेमेंट हो जाती। बहरहाल यहाँ पर पेमेंट जो है, ये तो परचेज डेट है ट्रांजैक्शन की, यानी कि आपने परचेजेस डेबिट पेएबल क्रेडिट की एंट्री पास करी है। आपने जो पेमेंट करनी है ना वो 1 फेब को करनी है, यानी कि एक महीने बाद।
अब इस एक महीने में अगर एक्सचेंज रेट्स कुछ इस तरह से मूव हो जाते हैं कि कंडीशन आपके लिए अनफेवरेबल बना देते हैं, तो क्या होगा? देखिए, लेट से आपने फर्स्ट फेब को जब पेमेंट करनी थी ना, तब एक पाउंड $2 का हो गया। तो अब आपको $3 लाख पे करने के लिए 1.5 लाख पाउंड चाहिए होंगे। 150,000 पाउंड होंगे। हर पाउंड जो है वो $2 के बराबर होगा, तो $3 लाख आप पे कर सकोगे। इसका मतलब हुआ क्या? हुआ ये कि 1 जनवरी और 1 फरवरी के बीच में एक्सचेंज रेट की मूवमेंट की वजह से, जहां कंपनी सिर्फ 1 लाख पाउंड पे करना करती, उसकी जगह कंपनी 1.5 लाख पाउंड पे कर रही है। यानी कि इस एक्सचेंज रेट की मूवमेंट की वजह से कंपनी को 50,000 पाउंड्स का लॉस हो रहा है। हाँ, अगर वो इधर ही पेमेंट कर देती तो शायद ये लॉस नहीं होता, लेकिन पेमेंट की टर्म्स ये थी कि फर्स्ट फैब को पेमेंट करी जाए। ये कहलाता है ट्रांजैक्शन रिस्क। तो ये तीन तरह के रिस्क हैं फॉरेन करेंसी से रेलेवेंट। एक है ट्रांसलेशन, एक है इकोनॉमिक, और एक है ट्रांजैक्शन रिस्क। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी।